ये एक करंट कैरिंग वायर है और एक करंट कैरिंग वायर का छोटा सा हिस्सा क्या है, एक करंट एलिमेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है इस करंट एलिमेंट के कारण कुछ न कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहां से r डिस्टेंस पर इस p पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसी के बारे में बताता है हमारा क्या, बायोट-सैवर्ट लॉ। नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता, हाजिर आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 59 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, हमारा टॉपिक है बायोट-सैवर्ट लॉ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, अभी तक हमने पढ़ा कि जब भी कोई चार्ज मूव करेगा तब वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, या इसी को हम कैसे बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं मूविंग चार्ज एक्ट लाइक ए मैग्नेट। अगर मेरे पास अज्यूम करूं मैं एक यहां पर करंट कैरिंग वायर है और इस करंट कैरिंग वायर में माना आई करंट फ्लो कर रही है, इस वायर में करंट फ्लो कर रही है, इससे आप क्या मतलब निकालते हो, इसका सिंपल सा मतलब है कि इस वायर में चार्ज मूव कर रहा होगा, बिकॉज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। अगर यहां पर कुछ चार्ज मूव कर रहा है तब उस मूविंग चार्ज की वजह से इस वायर के चारों ओर कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं होगा, आंसर है हाँ जी होगा। अब अगर मैं इस वायर में एक छोटा सा पार्ट ले लूं, मैंने पूरे वायर को नहीं लिया, इस वायर का एक छोटा सा पार्ट ले लिया और इस छोटे से पार्ट को हम क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट। यानी जिस वायर में करंट फ्लो कर रही है उस वायर का एक छोटा सा पार्ट क्या कहलाता है, करंट एलिमेंट कहलाता है। अब सवाल यह है, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां से इस करंट एलिमेंट से r डिस्टेंस पर इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बिकॉज ये एक करंट कैरिंग वायर है और एक करंट कैरिंग वायर का छोटा सा हिस्सा क्या है, एक करंट एलिमेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है इस करंट एलिमेंट के कारण कुछ न कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहां से r डिस्टेंस पर इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसी के बारे में बताता है हमारा क्या, बायोट-सैवर्ट लॉ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि बायोट-सैवर्ट लॉ किस बारे में बात करने वाला है। बायोट-सैवर्ट लॉ सिंपल सा बताता है कि किसी करंट एलिमेंट के कारण किसी पॉइंट P पर या फिर उसके समीप किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, या बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ये बात समझ में आई आपको, तो वही मैंने यहां पर लिखा हुआ है, बायोट-सैवर्ट लॉ टेल अस अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट क्या होता है थोड़ा बहुत डिस्कस हमने यहां पर किया और हम क्या करेंगे इसमें विस्तार से डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ शुरू करते हैं। हेड डालो क्या, बायोट-सैवर्ट लॉ, और अज्यूम कर लो कि मेरे पास यहां क्या है, इस तरह से एक करंट कैरिंग वायर है। ये मेरे पास क्या है, करंट कैरिंग वायर है, इसकी लेंथ कुछ फाइनाइट है। मैं मान लेता हूं ये एंड इसका A है और ये एंड क्या है, B है। और मान लिया इस पूरे वायर में कितनी करंट फ्लो कर रही है, I करंट फ्लो कर रही है। अब मैंने क्या किया, इस वायर का एक छोटा सा पार्ट लिया। कितना छोटा पार्ट, अभी हम समझेंगे वो पार्ट कितना छोटा है। लेट अस से ये जो लेंथ है यहां से यहां तक, ये कितनी है मेरे पास, डेल्टा L है। जो मेरे पास ये डेल्टा L है, ये क्या है मेरे पास, ए पार्ट ऑफ वायर है, यानी इस वायर का एक छोटा सा पार्ट है। और ये इतना छोटा है, ये जीरो तो नहीं है लेकिन जीरो के बहुत नजदीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इनफाइनेटली स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस वायर। ये जो मेरे पास डेल्टा L लेंथ का मैंने यहां पर क्या लगा, एलिमेंट ले रखा है, ये क्या है, जीरो तो नहीं है इसकी वैल्यू, लेकिन जीरो के क्या है, बहुत करीब है। तो इसे कहने का एक तरीका क्या होता है, इनफाइनेटली स्मॉल एलिमेंट। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट बोलते हैं। तो यहां पर मेरे पास जो डेल्टा L वेक्टर होगा, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन कहां की होगी अभी हम डिस्कस करेंगे। जो डेल्टा L वेक्टर है इसी को हम क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट बोलते हैं। इसका नाम क्या है भाई, करंट एलिमेंट है। अब सवाल यह है कि इस डेल्टा L करंट एलिमेंट की डायरेक्शन कहां की ओर होगी, आंसर है डेल्टा L करंट एलिमेंट की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही होगी उसी डायरेक्शन में होगी। तो डायरेक्शन ऑफ डेल्टा L, इसी के आगे से ब्रैकेट में लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ डेल्टा L वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ I, यानी जिस डायरेक्शन में करंट I फ्लो कर रही होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, करंट एलिमेंट की भी होगी। अब मुझे क्या करना है, इस करंट एलिमेंट डेल्टा L वेक्टर के कारण यहां से r डिस्टेंस पर
माना एक पॉइंट P है यहां पर, जो यहां से क्या है r डिस्टेंस पर है, और अगर मैं इसको r वेक्टर लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन दिस करंट एलिमेंट एंड पॉइंट P। तो जो यहां पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है, r वेक्टर है, ये क्या है मेरे पास, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन डेल्टा L एंड पॉइंट P और डेल्टा L वेक्टर के बीच का क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और पॉइंट P क्या है मेरे पास, वो पॉइंट है जहां पर मुझे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब यहां पर मैं एक चीज और डिफाइन करनी होती है कि एंगल बिटवीन डेल्टा L एंड R, जो थीटा है मेरे पास यहां, थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन डेल्टा L एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R, यानी R और डेल्टा L के बीच का एंगल कितना है, यहां पर थीटा है। अगर ये सब चीज अगर मेरे को दी हुई है, डेल्टा L दिया हुआ है, R दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, देन अकॉर्डिंग टू, ऐसे लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आपको भी लिखना है, ठीक है। बायोट-सैवर्ट लॉ, बायोट और सैवर्ट दो साइंटिस्ट थे, ठीक है। बायोट-सैवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट एट एनी पॉइंट इज देखो मैग्नीट्यूड ऑफ, और क्या आएगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ठीक है। क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट एट एनी पॉइंट इज, उसके बाद जो dB होगा, अगर वो करंट एलिमेंट बहुत छोटा है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना है भाई, dB है, मैंने मान लिया। dB का मतलब ए वेरी वेरी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। देन दिस dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सही डिश में क्वेश्चन नंबर 1। ये पहला ऑब्जर्वेशन था जो बायोट और सैवर्ट को देखने को मिला कि इस DL करंट एलिमेंट के कारण यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसमें फ्लो करने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और यहां पर जितने भी रिजल्ट में लिखूंगा वो सब कहां से आ रखे हैं, एक्सपेरिमेंट से आ रखे हैं, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन हो गया, D इज प्रोपोर्शनल टू L। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, देखो दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस करंट एलिमेंट, यानी इस करंट एलिमेंट की लेंथ जितनी ज्यादा होगी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। यह था हमारे पास क्या, दूसरा ऑब्जर्वेशन। तो सेड सम क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा ऑब्जर्वेशन था कि dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ दिस एंगल। इस एंगल के नहीं, इस एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल था, यानी साइन ऑफ दिस एंगल, साइन थीटा ऑफ दिस एंगल, ठीक है। एंड सेड सम क्वेश्चन नंबर 3। और जो तीसरा ऑब्जर्वेशन था ये था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट एट पॉइंट P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी ये जो मेरे पास R है इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और ऐसा ही कुछ हमें कूलॉम्स लॉ में भी देखने को भी मिला था। हम लास्ट में अभी जो बायोट-सैवर्ट लॉ है और कूलॉम्स लॉ है उसके बीच क्या करेंगे, कंपैरिजन भी करेंगे। तो ये मेरे पास 4 ऑब्जर्वेशन निकल के आए, और चारों के 4 ऑब्जर्वेशन कैसे परिणाम है या फिर कहां से निकल के आए, बार बार एक्सपेरिमेंट किए, किसने, बायोट और सैवर्ट ने, और भी साइंटिस्ट ने किए, और सारे डेटा को कलेक्ट किया, और ये क्या निकल के आया, हमारा परिणाम निकल के आया, या बोलते हैं ये हमारा कंक्लूजन निकल के आया। पहला कंक्लूजन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लाइन एलिमेंट एट पॉइंट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइन एलिमेंट। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पर, एंगल बिटवीन डेल्टा L एंड R। और चौथा ऑब्जर्वेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड करंट एलिमेंट, ठीक है। नाउ एक काम करेंगे, चारों इक्वेशन को कंबाइनिंग लिख देंगे, कंबाइनिंग ऑल अबव इक्वेशन, यहां पर लाइन लिख के चलना, कंबाइनिंग ऑल अबव इक्वेशन, व्हाट वी गेट डेल्टा B या dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां से क्या आ जाएगा, IDL साइन थीटा, और अपॉन में कितना आ जाएगा भाई, R स्क्वायर। नाउ सेड सम इक्वेशन नंबर 5, इसे मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 5 बोल दिया। अब आप सब जानते हैं जैसे मैं यहां पर ये प्रोपोर्शनल से हटाऊंगा तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, और इस केस में जो कांस्टेंट आता है वो होता है हमारे पास क्या, म्यू नॉट अपॉन
4 पाई, इसकी वैल्यू क्या होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये क्या है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा आई डी एल साइन थीटा अपॉन कितना आया आर स्क्वायर। से इट इज इक्वेशन नंबर 6, इसे हमने क्या बोल दिया इक्वेशन नंबर 6 बोल दिया। और यही क्या है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लाइन एलिमेंट का या करंट एलिमेंट का मैग्नीट्यूड है। ये मेरे पास इसी को हम बायोट-सैवर्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू ए करंट एलिमेंट। ठीक है, अब सवाल ये है यहां पर ये चीज तो क्या है हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अगर मैं बोलूं ये म्यू नॉट क्या है, ये म्यू नॉट है हमारे पास क्या परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका नाम क्या होता है हियर म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या चीज है ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, और इसकी क्या होती है कुछ वैल्यू होती है SPACE, ये तो स्पेलिंग हो गई। ठीक है, वैल्यू क्या होती है इसकी म्यू नॉट की वैल्यू होती है क्या 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। इसकी यूनिट बताओ, यूनिट यहां से निकल जाएगी। देखो ये मेरे पास क्या ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है, टेस्ला आ जाएगा यहाँ से, यहाँ L है यहाँ R है, एक M कैंसिल हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में M आ जाएगा, ये I नीचे बेस में आ जाएगा तो कितना आ जाएगा ये एम्पियर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज आवर यूनिट एंड वैल्यू ऑफ म्यू नॉट। और म्यू नॉट है क्या परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। जैसे एप्सिलॉन नॉट एक बड़ा अच्छा क्या था कांस्टेंट था, उस तरीके से क्या है जो परमिएबिलिटी है ये क्या था परमिटिविटी, ध्यान देना ये क्या है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये क्या है मेरे पास परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर के बराबर होती है, या फिर एम्पियर इनवर्स के बराबर होती है। क्लियर है इतनी बात, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। न्यूमेरिकल में ये डेटा क्या होता है बार बार यूज होता है। इतनी बात समझ में आई आपको। नाउ अब हमने एक चीज पढ़ी है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी इस मैग्नेटिक फील्ड की भी तो कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। अब वो डायरेक्शन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इस इक्वेशन नंबर 6 को वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हेड डालो इस तरह से वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ, उसके लिए मुझे कुछ चीजें मिटानी पड़ेंगी। आई होप आपने लिख लिया होगा, यहां थोड़ा बहुत तो यहीं आ जाएगा, हेडिंग यहीं आ जाएगी। हेड डालेंगे हम क्या वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ, बायोट-सैवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म। हमने कुलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ा था ना, वैसे क्या पढ़ेंगे बायोट-सैवर्ट लॉ का भी हम वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। देखो हमारे पास क्या है सिंस व्हाट वी हैव dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में क्या है मेरे पास R स्क्वायर है। देखो मैं इसे थोड़ा मॉडिफाई कर सकता हूं, कैसे मॉडिफाई कर सकता हूं जरा देखना, इसको मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है, यहां जगह है तो इस जगह क्या करते हैं यूज करते हैं, थोड़ा मेरे शब्द छोटे होंगे तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या dB इज इक्वल टू यह आ जाएगा मेरे पास क्या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ गया आई डी एल है यहां पर आई डी एल, और क्या लिखता आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आर से डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, आर अगेन इसका मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, आर से मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई में कितना आया साइन थीटा आ गया, और अपॉन नीचे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर पहले से था, अब क्या हो जाएगा यहां आर क्यूब हो जाएगा। अगर ध्यान समझना यहां पर अगेन डीएल क्या है मेरी वेक्टर क्वांटिटी है, और आर भी क्या है मेरा वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है, आंसर हाँ जी है। और मैग्नीट्यूड ऑफ डीएल मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू साइन थीटा, ये क्या है मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट है या नहीं है, आंसर हाँ जी है। तो इसे मैं क्या लिखता हूं देखो dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, इसे लिखता हूं मैं क्या DL क्रॉस R वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं इसे। अगर मैं यहां क्या लगाऊं ऐसे वेक्टर लगाऊं और अपॉन कितना आ जाएगा ये R क्यूब आ जाएगा। तो दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ और बायोट-सैवर्ट लॉ। ये क्या निकल के आया हमारा बायोट-सैवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म निकल के आ गया। अब यहां से हम एक इंपॉर्टेंट कमेंट कर सकते हैं कि अगर जो डीबी वेक्टर है वो कहां है डीएल क्रॉस आर वेक्टर की डायरेक्शन में है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरे पास डीबी होगा वो डीएल और आर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से दैट कि आवर मैग्नेटिक फील्ड डीबी इज परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर, ऑल्सो इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, यानी ये दोनों आर वेक्टर
और डीएल वेक्टर दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब जरा ध्यान समझना, इस केस में मेरा डीएल कहां की ओर है भाई, ऊपर की ओर है, मेरा आर कैसे है, ऐसे है, यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए, इन दोनों के परपेंडिकुलर, और वो भी कैसे, डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन में। ये मेरे पास क्या है, डीएल ऊपर की ओर है और ये मेरे पास क्या है, आर है। अगर मैं डीएल क्रॉस आर करूंगा तो राइट हैंड स्क्रू रूल से डीएल क्रॉस आर यानी कहां की ओर आएगा, अंदर की ओर आएगा, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डीएल और आर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। और अगर मेरे पास ये डीएल है और इधर की ओर ये आर है तो डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर यानी कहां की ओर, अंदर की ओर। तो अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर ऐसे, तो उसको किससे दिखाऊंगा मैं, क्रॉस से दिखाऊंगा। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे है, क्योंकि करंट कहां की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, इसलिए डीएल भी कहां की ओर है, ऊपर की ओर है, और क्या आया मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की ओर आया। क्लियर है इतनी बात। नाउ दिस इज अवर वेक्टर फॉर्म। अब इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं हम, कभी कभी आपसे ऐसे ही पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है, देखो इसको मिटा रहा हूं मैं बताता हूं कैसे पूछ सकता है। देखो इस इक्वेशन को जो मैंने वहां ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है उसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकता हूं। कैसे मॉडिफाई करेंगे, समझो जरा। मेरे पास क्या है यहां पर, डी बी वेक्टर इक्वल टू कितना दे रखा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, और ये कितना आ गया यहां पर आई, अंदर कितना है देखो, डी एल क्रॉस। अब नीचे जो आर है ना, ये चीज, ये क्या है, स्केलर है और ये वेक्टर है, और हमने ये पढ़ा हुआ है कि स्केलर को हम क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ले जा सकते हैं। अब यहां पर कितना है, आर की पावर 3 है, आर की पावर 3 में से मैं एक आर निकालकर इसके नीचे ले जा रहा हूं, यानी ऐसे कर रहा हूं, और यहां क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको, कि मैं यहां से एक आर को निकाला जो कि स्केलर है, उसको इस वेक्टर आर के नीचे रख दिया, उससे फायदा होगा हमको। लेकिन मैं यहां पर ऐसा नहीं कर रहा, यहां क्या हो जाएगा, ऐसे आर क्यूब हो जाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये डी एल वेक्टर ऐसे लिखा, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, और नीचे कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर। अब आप सब जानते हो ये मैंने क्या लिखा, ये हो गया क्या, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, यानी जो मेरे पास क्या निकल के आया, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कैप हो जाएगा, एंड इट इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। तो यहां से मेरे पास डी बी वेक्टर इक्वल टू कितना आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एंड दिस इज आई, दिस वन इज डी एल क्रॉस कितना आ गया, आई कैप, और अपॉन में कितना आ गया, आर स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस बायोट-सैवर्ट लॉ के वेक्टर फॉर्म को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो रही है आपको। तो ये क्या हो गया, हमारा बायोट-सैवर्ट लॉ हो गया। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें आती हैं। बातें क्या हैं, सिमिलरिटी बिटवीन कूलॉम्स लॉ एंड बायोट-सैवर्ट लॉ। कभी कभी आपसे वाइवा में या कभी कभी हो सकता है एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर सिमिलरिटीज बिटवीन बायोट-सैवर्ट लॉ एंड कूलॉम्स लॉ। तो नेक्स्ट हेडिंग भी हमारी यही हो जाएगी, क्या, सिमिलरिटीज बिटवीन बायोट-सैवर्ट लॉ एंड कूलॉम्स लॉ। इनके बीच कुछ सिमिलरिटी है और कुछ क्या है, डिससिमिलरिटी है। ठीक है, दोनों चीज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि इनके बीच क्या एक जैसा है और क्या अलग अलग है। ठीक है, तो हेडिंग क्या हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो एक और लिखो कूलॉम्स लॉ, जैसे कि हम बचपन से करते आ रहे हैं, जब भी कंपैरिजन की बात आती है तो हम क्या करते हैं, इस तरह से अपने पन्ने के 2 हिस्से कर लेते हैं। एक और कूलॉम्स लॉ लिखते हैं और एक और क्या लिखते हैं, हम बायोट-सैवर्ट लॉ लिखते हैं। लिखो फटाफट, बायोट-सैवर्ट लॉ। अब देखो कूलॉम्स लॉ, यानी यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे और यहां हम किसकी बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। तो कूलॉम्स लॉ किसके बारे में बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। और ये किसके बारे में बताता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है। ठीक है, ओके। अगर मैं यहां पर बोलूं, ये मेरे पास क्या है, एक पॉइंट चार्ज है, क्यू चार्ज है, और यहां से मुझे आर डिस्टेंस पर इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमने क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इधर आता हूं, ये मेरे पास क्या है, एक करंट कैरिंग वायर है इस तरह से, और इसमें क्या है, एक छोटा सा लाइन एलिमेंट, ये मेरे पास डेल्टा एल है। और अगर मैं इस डेल्टा एल से आर डिस्टेंस पर इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा बी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो कूलॉम्स लॉ है और जो बायोट-सैवर्ट लॉ है, दोनों
इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ये दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, यानी बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी दोनों जगह क्या है, जो डिपेंडेंसी है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी और मैग्नेटिक फील्ड की भी। अब देखो एक चीज और, यहां पर जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस सोर्स चार्ज के प्रोपोर्शनल होता नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोर्स चार्ज क्यू, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है ई का, ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहां के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से देख सकते हो आप, जो ई है मेरा वो क्यू के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वैसे यहां पर जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी सोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सोर्स का मतलब यहां मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या होगा, करंट, यानी करंट एलिमेंट या फिर करंट। तो किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये आईडीएल के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। आपको यहां दिख रहा होगा किसके प्रोपोर्शनल है भाई, आईडीएल के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो आईडीएल के प्रोपोर्शनल है, यानी सोर्स के जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल है, और यहां पर जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल है। तो ये क्या होगी, सिमिलरिटी, ये क्या होगी, सिमिलरिटी। अब देखो जरा, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है मेरा वो आर कैप की डायरेक्शन में होता है भाई, यानी जिस वेक्टर में, जिस डायरेक्शन में ये आर वेक्टर है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हाँ, वो यहां को भी हो सकता है और यहां को भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ चार्ज। अगर ये पॉजिटिव है तो ऐसे बाहर की ओर होगा, अगर नेगेटिव है तो ऐसे अंदर की ओर होगा। यानी हम क्या बोल सकते हैं, इन जनरल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आर कैप की डायरेक्शन में होता है, या फिर और क्या बोल सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है मेरा वो आर वेक्टर की डायरेक्शन में होता है। आर वेक्टर अगेन जो ये इस पॉइंट चार्ज, सॉरी सोर्स चार्ज और इस पॉइंट पी के बीच का जो वेक्टर है वो मेरे पास क्या है, आर वेक्टर है। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता भाई, यहां पर क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू लाइन एलिमेंट या करंट एलिमेंट वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहा हूं, परपेंडिकुलर टू डेल्टा एल होता है, और साथ ही साथ ऑल्सो दिस डेल्टा बी इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी जिस प्लेन में हमने ये रखा हुआ है वायर उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसी प्लेन में होता है जिस प्लेन में मेरा सोर्स है और मेरा पॉइंट है, ठीक है। उसी प्लेन में क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जिस प्लेन में वायर रखा हुआ है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, जैसे कि आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसे है भाई, ऐसे है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, यहां पर अलोंग द लाइन है, यानी सेम प्लेन में है। क्लियर है इतनी बात। ये क्या होगी, इसकी डिसिमिलरिटी होगी। एक और चीज सुनो, क्या यहां पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आपको कोई एंगल पर डिपेंडेंसी दिख रही है, कोई डिपेंडेंसी नहीं दिख रही है, नो डिपेंडेंसी ऑन एंगल। ये फॉर्मूला है भाई, यहां कोई एंगल की बात नहीं होती, नो डिपेंडेंसी, या सीधे ऐसे लिखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन, ऐसे लिखते हैं डज नॉट डिपेंड अपॉन थीटा। किस पर डिपेंड नहीं करता, ये थीटा पर डिपेंड नहीं करता है। बट हियर आवर मैग्नेटिक फील्ड dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अगर ऐसा हो जाए, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए तो मेरे पास dB भी कितना हो जाएगा भाई, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर ये थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, यानी जो आर है वो कहां आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये 180 भी होगा तब भी हमारा पास मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन इस केस में इस पॉइंट पी को मैं यहां ले जाऊं, 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 360 डिग्री घुमा दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, डायरेक्शन में चेंज आएगा, वो अलग चीज है। क्लियर इतनी बात, ओके। यानी मैग्नीट्यूड क्या रहेगा उसका, अनचेंज रहेगा। तो ये क्या होगी, इसकी डिसिमिलरिटी होगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कुलाम्स लॉ और बायोट-सैवर्ट लॉ को कंपेयर कर सकते हैं। तो दिस इज कंपैरिजन बिटवीन कुलाम्स लॉ एंड बायोट-सैवर्ट लॉ। आई होप आपको बातें यहां पर क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। और आज के इस पूरे लेक्चर का जो की पॉइंट है वो क्या है कि भाई बायोट-सैवर्ट लॉ क्या होता है और लिखना कैसे है। जैसे मैंने लिखा है ना स्टेटमेंट, पहले क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ, उसके बाद क्या आ जाएगी हमारी 4 इक्वेशन आ जाएगी। पहले इक्वेशन में क्या है मेरे पास, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। दूसरी इक्वेशन में क्या है मेरे पास, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL यानी करंट एलिमेंट। और तीसरा क्या है मेरे पास, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड हियर थीटा इज एंगल बिटवीन
करंट एलिमेंट एंड दिस पोजीशन वेक्टर और वी कैन से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर। और मेरे पास जो लास्ट हमारे पास इक्वेशन आएगी दैट इज dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक। और फिर सबको इक्वेट करेंगे और एक नया कांस्टेंट यहां पर निकल के आया एंड दैट कांस्टेंट इज म्यू नॉट, जिसका नाम हमने क्या बोला है, परमेबिलिटी कांस्टेंट बोला है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर के बराबर होती है। और इसका वेक्टर फॉर्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, यहां पर dl क्रॉस r होगा। अगर कहीं पर MCQ में r क्रॉस dl लिखा हो ना, r कैप क्रॉस dl या फिर r क्रॉस dl, ये क्या हो जाएगा, मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। नाउ अब यहां पर अगर हम डायरेक्शन की बात करें, यहां पर हमारे पास एक रूल होता है, ठीक है। एक तो हम डायरेक्शन यहां से निकाल सकते हैं क्या करके, dl क्रॉस r करके, ये भी मेथड क्या होती है, इजी होती है। लेकिन कभी कभी हो सकता है आपको dl की डायरेक्शन पता नहीं चल रही हो, आप कंफ्यूज हो जाओ, तो कैसे करोगे, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक राइट हैंड रूल होता है जो कि कभी कभी की पॉइंट साबित होता है, ठीक है। मेरे को याद आ गया, मैं लिखा देता हूं, ठीक है। राइट हैंड रूल टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर। किसी करंट कैरिंग वायर के कारण किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, कैसे निकालेंगे जरा समझो। माना ये वायर है इस तरह से, इसमें करंट ऐसे ऊपर की ओर जा रही है, कैसे, ऐसे ऊपर की ओर। ये एक पॉइंट है, पॉइंट P, इस पॉइंट P मुझे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या करोगे जरा समझो, जिस डायरेक्शन में करंट, अपना राइट हैंड उठाओ, राइट हैंड हो गया हमारा ये। अब जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है उस डायरेक्शन में अंगूठे को कर दो, कर दिया अंगूठा, ये अंगूठा है। अब ये अंगुलियां हैं, अब ये अंगुलियां उस ओर करनी है जहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कर दिया। यानी अंगूठा करंट के डायरेक्शन में और अंगुलियां कहां की ओर, जहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, P पॉइंट पर निकालना है, तो P की ओर कर दी। फिर क्या कर देंगे, अंगुलियों को कर्ल कर देंगे। अब जहां को अंगुलियां घूमती हैं, एक्चुअल में घूमती है, ऐसे पीछे को नहीं घूमती ना किसी अंगुलियां, कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है। तो जहां को अंगुलियां घूमेंगी वहीं को क्या हो जाएगा, मेरा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। यानी यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे अंदर की ओर। अगर मैं यहां बात करूं, ये मेरे पास एक पॉइंट Q है, इस पॉइंट Q पर मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर होगा, देखो जरा। सबसे पहला काम क्या करोगे, जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है उस डायरेक्शन में थंब को करोगे, कर दिया थंब, हाँ जी कर दिया। अब उंगली को कहां की ओर खोलना है, उस डायरेक्शन में खोलना है या उस दिशा में खोलना है जहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कहां निकालना है, P पॉइंट पर निकालना है। थंब कहां की ओर हो गया, करंट की डायरेक्शन में हो गया ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालना है, यहां खोल दो, ऐसे खोल दिया। अब क्या करना है, कर्ल करना है इनको। कहां की ओर कर्ल हो रही है, बाहर की ओर। यानी यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगा, ऐसे बाहर की ओर हो जाएगा। तो हियर मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, यानी कहां की ओर, आपकी ओर। और यहां पर कैसे होगा, ऐसे अंदर की ओर। क्लियर है बात। नाउ एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, ताकि थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो देखो, अगर मेरे पास इस तरह से क्या है, एक वायर है, इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रही है इन दिस डायरेक्शन। मुझे निकालना है भाई यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। क्या करोगे, सबसे पहले जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उस डायरेक्शन में अंगूठा कर दो, कर दिया अंगूठा। अब उंगलियों को वहां की ओर खोलना है जहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालना है, पॉइंट P पर निकालना है। खोल दी इस तरह से और आपको कर्ल कर दो, कर्ल कर दिया, कहां की ओर आया, अंदर की ओर। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे अंदर की ओर होगा। अब यहां कहां की ओर होगा, बताओ। देखो क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा करना है, कर दिया अंगूठा। लेकिन क्या उंगलियां सही दिशा में है, नहीं है। उंगलियां कहां को होनी चाहिए, नीचे को, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहां निकालना है मेरे को। अब ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे कर ले, अपने हाथ को कर्ल करना पड़ेगा, मोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस से होगा, मतलब उतना मुश्किल भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, हो जाएगा आपसे, ठीक है। अंगूठा कहां की ओर, करंट की ओर है, बिल्कुल सही है। और जो मेरे पास अंगुलियां कहां की ओर पॉइंट कर रही है, जहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। फिर क्या करोगे, इनको कर्ल कर दोगे, कर लिया कर्ल, कहां की ओर कर्ल हो रही है, बाहर की ओर। यानी यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे बाहर की ओर होगा, ठीक है। ऐसे पॉइंट आपकी ओर आएगा जिप करके, और यहां कैसे, अंदर को जिप करके, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अपने इस राइट हैंड रूल, इसे क्या बोलते हैं, राइट हैंड रूल बोल देते हैं या राइट हैंड स्क्रू रूल बोल देते हैं, आपकी मर्जी है, कुछ भी बोल दो। रूल का नाम याद रखने से कोई फायदा नहीं होने वाला, फायदा किससे होगा, निकालने से, ठीक है, ताकि आपको निकालना आ जाए। क्लियर है बात, इतनी बात क्लियर है। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे बायोट-सैवर्ट लॉ के एप्लीकेशन। हमारे वहां दो एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन है क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट या फिर वेरी लॉन्ग वायर एट एनी पॉइंट, और दूसरा हमारे पास एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग रिंग या बोलते हैं करंट कैरिंग कॉइल, सर्कुलर कॉइल, ठीक। और यही क्या रहेगा, हमारा कल का टॉपिक भी रहेगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो
ऐसे हमारा चैनल ग्रो करेगा। ठीक ले, मेरी ज़बान को पता नहीं क्या हो गया है भाई लोग, ये कभी कभी लड़खड़ा जा रही है। इससे पहले अच्छी तरह लड़खाए, हम चलते हैं, बाय टाटा।